अगर सरकार बनती है तो जिन कामों को लेकर के मैंने प्राथमिकता 2015 में दी थी तो उसका प्रयास रहेगा। महानंदा के ऊपर जो पुल है इसका निर्माण, हमारा चूंकि ब्लॉक यहाँ पे नहीं बना हुआ है कि मीनापुर हॉल्ट से लेकर के आप देखिए कुरुम तक लगभग 29 किलोमीटर बांध है। बांध के ऊपर कभी 40 साल पहले कोई खरंजा बिछा होगा, अब उस पर आदमी चल नहीं सकता है, जबकि वो लाइफ लाइन है। उसका पक्कीकरण का हम पिछले 6-7 साल से, क्या जब से बने तब से हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। Diwali delight at Kalyan Jewellers, up to 50% off on making charges. Conditions apply. नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। और इस वक्त मेरी मौजूदगी कदवा विधानसभा में, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक भी डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे कदवा विधानसभा की और उनके अगले 5 साल के विजन को लेकर वो क्या सोच के रखे हैं, किस तरह से विकास करेंगे, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। सर से बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। शुक्रिया भाई, बड़े दिन बाद मिले। जी, ये कदवा में तो आपने अभी तक जो काम किया, अब जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हो उनमें जो प्राथमिक 3 मुद्दे होंगे वो क्या मुद्दे अहम रहेंगे? अगर सरकार बनती है तो जिन कामों को लेकर के मैंने प्राथमिकता 2015 में दी थी तो उसका प्रयास रहेगा। जैसे कि महानंदा के ऊपर जो पुल है इसका निर्माण इसलिए आवश्यक है कि ये न सिर्फ उस पार के 12 पंचायत को जोड़ती है, बल्कि उस रास्ते से हम लोग दालकोला और बंगाल से जुड़ जाते हैं। प्लस हमारा चूंकि ब्लॉक यहाँ पे नहीं बना हुआ है और कुमड़ी से लेके कटिहार का मामला बड़ा आसान हो जाता है, तो चारों तरफ उससे हम जुड़ जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। सरकार ने मेरे क्वेश्चन के जवाब में जो असेंबली में हमने किया था उसको माना है कि नहीं, आपका ये प्रपोजल सही है, पैसों की कमी है तो पैसों का आवंटन करना है। दूसरा एक है कि मीनापुर हॉल्ट से लेकर के आप देखिए कुरुम तक लगभग 29 किलोमीटर बांध है। बांध के ऊपर कभी 40 साल पहले कोई खरंजा बिछा होगा, अब उस पर आदमी चल नहीं सकता है, जबकि वो लाइफ लाइन है। उसका पक्कीकरण का हम पिछले 6-7 साल से, क्या जब से बने तब से हम कह रहे हैं। उसका भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना। सरकार मानती है कि ये ज़रूरी काम है, लेकिन उस काम के लिए पैसे नहीं देती है। तो गोया कि हम जो बलिया बिनौल में एक ब्लॉक बनना है, और ब्लॉक इसलिए बनना है कि 30 पंचायत का ये ब्लॉक है। बिहार के चंद बड़े ब्लॉक में कुमड़ी ब्लॉक है, तो इसको छोटा भी करना चाहिए और जो 12 पंचायत नदी के उस पार है उसको मिला करके बलिया बिलोन में एक ब्लॉक बनना ही चाहिए। उसके बारे में भी जो हमारे सवालों का जो जवाब है कि पूरे बिहार में जब तमाम जगह के ब्लॉक छोटे स्तर के बन जाएंगे, 6 पंचायत 8 पंचायत का, तो उसमें नंबर 1 नंबर जो है वो इसका है, बलिया बिलोन ब्लॉक का है। तो ये 3 मुद्दे तो ऐसे थे। लेकिन इससे अलग बात यह है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के पोषक और भ्रष्टाचार को क्या बोलते हैं कि उसको भ्रष्टाचारी को प्रोटेक्ट करने वाली सरकार है। अगर सरकार भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करेगी, सिस्टमेटिक फेलियर अगर भ्रष्टाचारियों को बचाने का होगा तो भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता है। वो कैसे सिस्टमेटिक फेलियर है? आप अपॉइंटमेंट से लेकर, अधिकारियों के अपॉइंटमेंट से लेकर के आप पैसा का उगाही शुरू कर देते हैं। जितना भी यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग है जो सरकार के द्वारा होता है उसमें पैसे लिए जाते हैं, और जब रेट बंधा हुआ है और रेट बांधने वाली सरकार है, मंत्रालय में तय होता है और कहाँ कहाँ जाता है।
ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं अधिकारियों के ऊपर विधानसभा में बात करता हूं, चिट्ठी लिख के बात करता हूं, जांच बैठाने की मांग करता हूं, तो कोई जांच होती नहीं है। उसको एक तरह से हाथ साफ कर लिया जाता है। तो जो प्रोटेक्टर है पदाधिकारियों का, वो आला अधिकारी प्रोटेक्टर बन जाता है, उससे आला अधिकारी प्रोटेक्टर बन जाते हैं, मिनिस्टर प्रोटेक्टर बन जाते हैं। तो ये तो सिस्टमेटिक फेल्यूर है ना। उसी की वजह से चाहे मोटेशन हो, चाहे परिमार्जन हो, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट हो, ब्लॉक में धांधली मची हुई और कदवा में बहुत ज्यादा है और हर जगह है। सर, आपने कहा कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार वाली सरकार है। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस सत्ता में थी और इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार में आई कि भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे, सारे तमाम चीजें आई। तो उस समय के भ्रष्टाचार और आज के भ्रष्टाचार में क्या अंतर है और फिर से कांग्रेस पर भरोसा कैसे करें? 2012-13 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी बात है। हमारे यहाँ जब ये बात हुई यूपीए गवर्नमेंट में, तो जेल के सलाखों में नजर आए, ये रिजाइन देकर के नजर आए, जो मतलब भ्रष्टाचारी थे, जिसके ऊपर इल्जाम था भ्रष्टाचार, जिसके ऊपर भी इल्जाम लगा, तो मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। आप यहां बताइए, इस सरकार में मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर के फेल्योर का रिजिग्नेशन एक भी दिखा नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है कि आप का कोई नैतिक बल है ही नहीं। उसके बाद जो इल्जाम लगे 2G का, इसका उसका, और उसमें बड़े लोग शामिल थे कि ये ओपिनियन मेकर्स शामिल हो गए, मीडिया शामिल हो गई। अल्टीमेटली क्या हुआ उन केसेस का? हम लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि इल्जाम लगा है, पार्लियामेंट में जेपीसी भी बैठी, जेपीसी को बैठाने में यह सरकार इतना कंजूस क्यों है कि जहां ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से प्रोब हो जाए। बिहार में 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला, उसकी गड़बड़ी के बाद सीएजी ने कही है। जब 2G का मामला आया था तो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर सब कुछ बन रहा था। यहाँ सीएजी के आधार पर क्या हो रहा है? ये सिस्टमेटिक फेल्योर है और यह भ्रष्टाचारी को बचाने का एक तरीका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बचा रही है। सर, एक सवाल जो जनता के मन में आती है बार बार कि जैसे आप यहाँ पे विधायक अभी वर्तमान में हैं और चलिए आगे भी बन जाते हैं और इन केस एनडीए की सरकार बन जाती है, तो ऐसे केस में चाहे वो मतलब कहने का मतलब है कि आप यहाँ कांग्रेस से हैं और सरकार किसी और पार्टी की बन जाती है, तो ऐसे में क्या काम करना मुश्किल होता है, फंड्स का अलॉटमेंट मुश्किल होता है? क्योंकि पब्लिक तो जानती है कि हमारे तो विधायक शकील अहमद है, उनको क्या प्रॉब्लम आती है ये जनता समझ नहीं पाती है। तो क्या ऐसे में काम करना, क्योंकि कहते हैं बहुत सारे आवाज उठते हैं कि भाई सरकार ने हमें फंड नहीं दिया, बहुत बार सुनने को मिलता है, क्या आपने कुछ ऐसा फील किया? पहली बात तो सरकार किसी की हो, फंड के रिलीज में, रिसोर्सेस के लोगों तक पहुंचाने में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसा होता है, ऐसा होता है, जैसे कि मैं एमएलए हूं तो मेरी निगाह तो जिसने वोट दिया नहीं दिया सबके बराबर ही होनी चाहिए और उसको मैं बरतने का प्रयास करता रहूं। डिमांड और सप्लाई का मामला हमेशा रहता है। दिस मच इज डिमांड, दिस मच इज सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कौन करेगा? सरकार करेगी। उसके बावजूद मैं अपने विवेक से, अपने आर्गुमेंट से यहाँ जितना फंड लाया, पक्ष और विपक्ष दोनों का मिलाकर के नंबर 1 अवार्डी एमएलए कि इतना ज्यादा फंड कैसे लाए। मुझे स्कीम का पता है। स्कीम आपने तो बड़े लेवल पे काम भी किया, हाँ, जनरल सेक्रेटरी तो स्कीम के मामले में हमको पता है कि गवर्नमेंट की किस इशू पे क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी में बजट का आवंटन कितना है। मैं जाहिल तो हूँ नहीं, पढ़ लिख कर देखता हूँ, बजट को पढ़ता हूँ। 44 एरिया ऐसा है जिसमें बिहार सरकार काम करती है। 44 एरिया में बजटिंग प्रोविजंस क्या है, तो उस लिहाज से मैं काम करता हूँ। प्रपोजल डालता रहता हूँ, प्रपोजल को आर्गुमेंट करता हूँ, काउंटर आर्गुमेंट करता हूँ, इम्प्लीमेंट। इसीलिए 450 से ज्यादा सड़कें, 100 से ज्यादा पुल। आप यहाँ अब आप ब्लॉक आइए तो ब्लॉक की एक बिल्डिंग है। अब आप ब्लॉक आइए तो यहाँ एक गेस्ट हाउस है, बड़ा सा गेस्ट हाउस जो शादी विवाह भी यहाँ हो सकता है। हॉस्पिटल है, सप्लाई डॉक्टर का नहीं है। ये मौजूदा सरकार डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में फेल हो चुकी है। यह मौजूदा सरकार शिक्षा विभाग को बर्बाद कर चुकी है।
2 विभाग ऐसे हैं जिसको अगर आपने बर्बाद किया, सिस्टमेटिक बर्बाद किया और करप्शन किया, तो जनता का कल्याण होगा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में तेजस्वी जी आए थे तो शुरुआत हुई थी टीचर अपॉइंटमेंट का, लेकिन अभी भी कॉलेज के लेवल का अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट वाइज है ही नहीं। नंबर ऑफ कॉलेजेस आबादी के हिसाब से बढ़ जाने चाहिए, स्वतः बढ़ने चाहिए। तो एक टिका सा हम लोगों को जवाब मिल जाता है कि सब डिवीजन में है तो वहां जाइए। तो यहाँ के जो हजारों नौजवान हैं तो 10th पास कर रहे हैं, 11th पास कर रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, वो कहाँ किस कॉलेज में जाएंगे? तो यह जो बुनियादी मामले को लेकर जो फेल्योर है गवर्नमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है। तो जानबूझ के किया जाता है नहीं, विजन नहीं है। विजन नहीं। 2 चीजें होती हैं, सरकार का इकबाल जब खत्म हो जाता है तो प्रशासन बेलगाम हो जाता है, और अगर विजन रहता है तो उन्हीं पैसों का आप कहाँ प्रायोरिटाइज करना है वो पता होना चाहिए। हमारे यहाँ मक्का मखाना हो रहा है, मक्का का वैल्यू एडिशन का एक भी फैक्ट्री छोटा बड़ा नहीं है। तो जब ये चीजें नहीं होंगी, ये विजन का बात है कि आप दिमागी तौर पर क्या सोचते हैं, वो फेल्योर है। सर, अभी राहुल गांधी को देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आप चूंकि चुनाव मैदान में हैं और चुनाव होने जा रहा है, तो क्या डर है आपको भी वोट चोरी होने का? वोट चोरी का आरोप नहीं लगा रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। दोनों में बड़ा फर्क है जी। और जब वो सिद्ध कर रहे हैं तो मौजूदा सरकार जो केंद्र में बैठी है और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के काम कर रही है, तो उससे ये अंदाजा हो रहा है कि घबराहट के अंदाजा। प्रयास उनका ये है कि फर्ज कीजिए कि एक बूथ है, वहाँ 700, 800, 300 है, 20 बूथ बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया। तो सवाल ये आता है सर कि जब आप पिछली बार जब विधायक बने तो वहां पर क्या आपने भी वोट आप तो यही कह रहे हैं कि 2024 में जो आपने वोटर लिस्ट थी और इमीडिएट 2025 में भी एक वोटर लिस्ट रिलीज किया जाता है, और 3 महीने पहले आप इमीडिएटली कहते हैं कि हमको एक एक्सटेंसिव सर्वे करना है। इससे पता चलता है कि जिस काम में अच्छा खासा समय लगता है और लगना चाहिए, आप वोटर के पास जाते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, फिर जाते हैं, 3 बार का प्रोविजन है। तो पूरा जो वोटर लिस्ट का जो प्रयोग हुआ या जो प्रयास किया गया, वो प्रयास आधा अधूरा है। अब किसी बीएलओ से कुछ नहीं। क्या इस बार के चुनाव में कुछ नुकसान होने की उम्मीद है ऐसे मामलों? ये तो देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये रहता है कि एन केन प्रकार सत्ता में आए, तो ये उनकी सिचुएशन है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, चूंकि आप अपनी यात्रा में निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव आ जाने वाले हैं, तो क्या उनके आने से माहौल बदलेगा जो अभी तक माहौल रहा है? उनका स्वागत है और पूरे कदवा की जनता उनका स्वागत करती है। तेजस्वी यादव जी 18 सभाएं कर रहे हैं। तो ये कहानी है बूढ़े और नौजवान की, गाना हुआ करता था। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जी जी। नौजवान आदमी है, 18 सभाएं कर सकता है, 18 जगह पे जाता है, बात करता है, अपने विजन का बयान करता है। प्लस इस बार के चुनाव में आप देखिएगा कि जो अलायंस पार्टनर्स हैं, आईपी गुप्ता, इनका मौजूद होना इस अलायंस पार्टनर को बहुत मजबूत करता है। सहनी जी का होना अलायंस पार्टनर को मजबूत करता है, क्योंकि जातीय आधार पर जो शोषण है, उन शोषण के खिलाफ ये लोग लड़ते हैं और इनके चेहरे हैं। तो तेजस्वी यादव जी, वाम दल का अपना एक रुख है, अपना एक काम है उनका। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने पूरी ताकत जो झोंकी है, आप बदला हुआ कांग्रेस पार्टी आप सब लोग बोलते नजर आता है प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। तो मिला जुला करके जो हमने रूप पेश किया है वो बहुत ही मजबूत रूप है, और जो फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी जनता के सामने है। तो फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट के मुकाबले में एक युवा, एक तर्क के साथ, विजन के साथ सरकार हम बनाएंगे, उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। सर, आपने मुकेश सहनी का नाम ले लिया, इसलिए मैं मजबूर हूँ एक सवाल लेने का। मुकेश सहनी कल रो रहे थे फुट फुट के, क्या लग रहा है मुकेश सहनी के साथ कुछ छल हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। आप देखो, उप मुख्यमंत्री का उनको अशोक गहलोत ने, तेजस्वी जी ने उनका नाम दिया,
तो सोच समझ के नाम देते हैं ना, वो उस लायक हैं, उनको दिया। और पूरी यात्रा में हर रोज़ वो शामिल रहे हैं, उनका समर्थक समूह शामिल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे शकील अहमद खान सर को, जो अभी कदवा वर्तमान में वो अपनी रैली के लिए निकल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सबसे अहम बात रही कि जो हम हमेशा जो जनता को दिखाना चाहते हैं कि एक विधायक को क्या दिक्कतें आती है अगर उसकी सरकार नहीं हो, केंद्र में सेंटर में अगर सरकार ना हो और विधायक को दूसरे विपक्ष के तौर पे अगर बैठ जाते हैं विधायक बन के, तो कितनी दिक्कतें आती है फंड्स के आवंटन में, प्रोसेस में, ह्यूमन रिसोर्स में। तो ये सारी तमाम बातें हमने शकील अहमद सर से की। तो आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं, अपने जवाब हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि कोई सवाल हमसे छूट गया है तो आप उन सवालों को अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम वो सवाल सीधा आपके जो प्रत्याशी हैं, जैसे अभी डॉक्टर माफ़ कीजिएगा, जो हमारे प्रत्याशी हैं शकील अहमद सर, उनसे हम बात करेंगे और उनसे वही सवाल लेंगे। आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार का खास कार्यक्रम माहौल कैसा है, और इसी कड़ी में हम मौजूद हैं कदवा विधानसभा में। हमारे साथ कैमरे पे मौजूद हैं रंजीत और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।